सही होता है तो वो आगे चल करके जब परिवार से बाहर निकलता है तो सहपाठियों के साथ अपने संबंध जो है बनाने की कोशिश करता है, यानी जो सहपाठियों के साथ समायोजन करने की। इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। वातावरण में जब बात करें तो परिवार की जो प्रमुख भूमिका है, जब परिवार की भूमिका आती है तो हमने बताया था कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जब बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तो बच्चा वहीं से सीखना स्टार्ट करता है। तो जब बच्चे सीखना स्टार्ट करता है, क्योंकि जो परिवार के जो भी सदस्य हैं, माता है, पिता है, भाई बहन है या चाचा चाची हैं, जो भी परिवार में रहते हैं, वो सभी को अनुकरण करता है। जो अनुकरण करता है तो उसी प्रकार की उसमें व्यवहार बनाता है या व्यक्तित्व उसका निर्माण होता है। इसके अलावा हमने बताया जब परिवार में लाड़ दुलार होगा तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत अगर ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तिरस्कार होगा, आपसी संघर्ष परिवार में होंगे तो क्या होगा कि बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अभिभावक के कुछ दायित्व हैं। क्या है? अभिभावक के कुछ दायित्व हैं। इन्हीं के ऊपर हम आज जो है संबंधों के कौन से कौशल हैं जो परिवार द्वारा इन्हें विकसित किए जाते हैं। इसके अलावा हम सहपाठी संबंधों से क्या आशय है उसके बारे में पढ़ेंगे। सहपाठी संबंधों की क्या विशेषताएं और सहपाठी संबंधों की क्या भूमिका है और स्वस्थ जो संबंधों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। इन बिंदुओं के तहत हम आज इन टॉपिक को या इस जो हमारा प्रकरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभिभावक के दायित्व मुख्य हमने बताया, तो अभिभावक के कौन कौन से दायित्व हैं जो कि बच्चे में उनको विकसित करना है। जब अभिभावक के इन गुणों का अगर समावेश कर देगा तो इन्हीं गुणों के आधार पर वह बाहर निकलेगा, विद्यालय जाएगा या अपने जो समाज में जो पास पड़ोस में सहपाठी बनाएगा तो इन्हीं गुणों के आधार पर बनाएगा। तो अभिभावक के कुछ दायित्व हैं जो कि बच्चे में इन गुणों का उनको विकास करना होगा। जैसे सबसे पहला है जैसे सामंजस्य की भावना का विकसित करना। बच्चे में अभिभावक का दायित्व यही है कि उसमें सामंजस्य की भावना विकसित करे, दूसरों के तरह आसानी अपने आप को कर ले, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपने आप को सामंजस्य बैठा ले। तो अभिभावक को बच्चों में इस प्रकार की भावना विकसित करनी है। दूसरा है सुरक्षा की भावना विकसित करना। सुरक्षा की भावना भी बच्चों में विकसित करनी है तो वो अपने आप को समाज में जब जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे, इस प्रकार के समाज में न चले जाए कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तो सुरक्षा की भावना भी बच्चों में विकसित करना जरूरी है। जब इसके अलावा आत्मसम्मान बढ़ना, अपने बच्चे का जो भी आत्मसम्मान है उसकी बढ़ोतरी करना कि वह उस प्रकार आगे संबंध बनाने और सीमा है और उस सीमा से आगे नहीं निकल रहा है और इसके अलावा हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है। तो ये बच्चे में क्या है, अभिभावक का दायित्व है उसको आत्मसम्मान को बच्चों में बढ़ाना। इसके अलावा बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना विकसित करना। अभिभावक को ये भी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो बड़ों के प्रति मतलब सम्मान रखें, उनका आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। क्योंकि हम जब समाज में पहुंचेंगे, सहपाठी पहुंचेंगे, के साथ पहुंचेंगे, अगर एक दूसरे की सम्मान नहीं करेंगे या एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे तो हम समायोजन स्थापित नहीं कर सकते हैं, हमारे संबंध जो है अच्छे नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभिभावक का यह भी एक दायित्व है कि बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित बच्चों में किया जाए। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर बातचीत करने योग्य बनाना, उनमें इस प्रकार का संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना है, यानी ज्ञान विकसित करना है कि वो जो भी उसकी परिस्थितियां हो और जो भी विषय है उनके जो है अपने आप को बातचीत कर सके और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना, अभिभावक का यह भी दायित्व है क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा सफलता ही प्राप्त करे, असफलता भी प्राप्त होती है तो अभिभावक द्वारा उसका सही मार्गदर्शन करना होगा। ये नहीं है कि अगर असफलता हो गई तो उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करना या दंड देना कि वो अपने आप को असफलता का अनुभव करने पर जो है कुंठाग्रस्त हो जाए या हीन भावना से ग्रसित हो जाए। इसलिए अभिभावक का यही दायित्व है कि वह अपने आप को इस प्रकार उनको बच्चों का मार्गदर्शन करें कि वह कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, सब जो है उसके
अनुसार ही अपने आप को सामंजस्य करें या समायोजन कर सकें। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, क्योंकि हमने वैसे बताया परिस्थिति बच्चे के अनुकूल भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो बच्चे को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, समायोजन आसानी से हो जाता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और उचित निर्णय लेने के लिए बच्चे में इस प्रकार के चीजों को विकसित करना है परिवार द्वारा के। हाँ सर आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। पढ़ाना, बड़ों के प्रति आदर सम्मान का विकास और विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के योग्य बनाना और असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना, जो भी परिस्थितियों उसके अंदर उचित निर्णय विकसित करना। जब इस पर अभिभावक अपने दायित्व को निभाते हैं तो बच्चों में रूप से होता है, आपसी संबंधों का विकास होता है तो बच्चों की क्या है अलग प्रकार की विशेषता हो जाती है, उसके अंदर अलग प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो वो क्या करता है, जब इन सब गुणों का जो समावेश उसमें होता है तो पढ़ान देता है और प्रतिकूल जो भी उसके नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उन चीजों पर वो ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है, इन गुणों का विकास हो जाता है तो क्या करता है वो माता पिता और परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करता है और बड़ों का आदर सम्मान करता है। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों पर तो उसके खिलाफ जो अपने आप को क्रोधित नहीं करता, उसका नियंत्रण की स्थिति उसमें आ जाती है। इसके अलावा घर से बाहर अकेले देर रात तक न घूमना, वह बाहर देर रात तक मतलब बेफालतू जो कहते हैं वह उस प्रकार की गतिविधियों को वह नहीं करता है। इसके अलावा घर परिवार के सदस्यों से अपने मित्रों को मिलवाना, जो भी बाहर जब जाता है तो विभिन्न प्रकार के जब मित्र बनाता है या सहपाठी बनाता है तो वो उनके परिवार के सदस्यों से उनको मिलवाता है। इसके अलावा आपस में मिलजुल कर रहना, आपस में मिलजुल कर रहता है और समय पर अपने उनके प्रति जिम्मेदारी भी निभाता है। तो इस प्रकार के जब गुण उसमें विकसित हो जाते हैं तो ये चीजें आपस में उसको संबंध में विकास होने लगता है। इसके अलावा अपनी जो भी समस्याएं हैं या जिज्ञासाएं माता पिता शिक्षक से मिलकर जुलकर वो शांत करता है और उनका निराकरण करता है। जो भी उसे समस्याएं आती है या उसके मन में कोई जिज्ञासा पैदा होती है तो वह अपने माता पिता या शिक्षक से मिलकर के उनका निराकरण करता है। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, वह सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाता है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है। जब इस प्रकार की जब क्रिया करता है तो वह उसके संबंध का विकास होता है। अब इन संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ हमारे जीवन कौशल हैं। जो जीवन कौशल है उसमें क्या है, हमने पहले कौशल पढ़ा था पिछले जो शांति जब शिक्षा की क्लास हुई तो उसमें बताया था किसी व्यक्ति को कार्य करने की कितनी कुशलता है वो कौशल उसका कहलाती है। तो उसके अंतर्गत कौन से कौशल उसमें विकसित होने चाहिए, उसमें स्वयं के पहला है स्वयं के प्रति जागरूक होना। तो स्वयं के प्रति जागरूक होगा जब बच्चा तो वो क्या है सकारात्मक ढंग से विचार करता है, सकारात्मक ढंग से विचार करेगा तो वह समायोजन आसानी से कर लेगा। दूसरा है स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखकर सोचना। जब स्वयं को अपनी अनुकूल परिस्थिति न होने के बावजूद जब विषम परिस्थिति में होता है तो वो क्या है उस पर गंभीरता से विचार करता है, गंभीरता से विचार करता है तो वह निष्कर्ष पर निकलता है और अपने आप को विषम परिस्थिति में भी समायोजन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा रचनात्मक सोच होनी चाहिए, ये भी कौशल है। तो रचनात्मक सोच मतलब नई नई चीजों को सीखने की, नई नई जो भी उसके मन में जो जिज्ञासा आ रही है उनको नई दिशा देने के लिए, तो उसमें सकारात्मक विचार और क्रियाकलाप नए नए जन्म लेते हैं। जब नई नई चीजों का उसके अंदर विकास होता है तो समायोजन में और आपसी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा समालोचनात्मक सोच, विषम परिस्थिति में स्वयं के प्रति जागरूकता
होती है तो वो क्या है, सही गलत में परिणाम कराना सिखाती है हमें। समाज मतलब हर एक प्रत्येक बिंदु को तर्क और उसके जो खिलाफ जो चीज है उनके बारे में जब हम आलोचनात्मक जो सोच कर रखते हैं तो हम प्रत्येक समस्या के पहलू को समझते हैं। समस्या को पहलू को समझते हैं, समझ जाते हैं तो सहपाठी या कोई भी किसी से संबंध बनाने में हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा तनाव से लड़ना, क्योंकि जब कभी कभी होता है जब विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है तो बच्चों में क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है। जब तनाव पैदा हो जाता है तो क्या होता है, तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए उसको तनाव से लड़ना भी आना चाहिए। उसे उचित निर्णय लेने का जब उसमें उचित निर्णय लेने का जब विकास होगा तो वो क्या है, अपने आप को तनाव से दूर कर पाएगा। सही निर्णय लेना, सही निर्णय लेकर के हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और हमारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। जो हम सही निर्णय लेंगे किसी चीज को लेकर के तो वो हमारे लिए विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी और समायोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा परस्पर स्वस्थ व्यवहार, जब हम आपसी संबंधों की बात करते हैं तो उसमें क्या है, व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, स्वस्थ व्यवहार होना चाहिए। और स्वस्थ व्यवहार होगा तो वो क्या है, अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होगा। अच्छी दिशा की अग्रसर होगा तो हमें समायोजन और सामंजस्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर अस्वस्थ व्यवहार होगा तो हम किसी के प्रति अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण रखने पर हम सही निर्णय ले पाते हैं। अगर भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम समायोजन या आपसी संबंधों का विकास नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभावी संप्रेषण, जब हमें आपसी व्यवहार रखना है या आपसी व्यवहार स्वस्थ तो अच्छा रखना है तो हमें प्रभावी संप्रेषण बहुत जरूरी है। तो बच्चे में प्रभावी संप्रेषण का जब कौशल होगा तो वो अपनी बात को अच्छे से और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। जब अपनी बात को अच्छी तरह रखेगा तो उसका जो है व्यवहार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा समस्या समाधान करना, तो बच्चे में समस्या समाधान करने की कुशलता भी होनी चाहिए। अगर उसमें समस्या समाधान कुशलता करने की जो है कुशलता होगी तो जीवन को वो क्या करेगा, खुशहाल और स्वस्थ बनाएगा और अपने सामंजस्य की भूमिका महत्वपूर्ण उसकी हो जाएगी। यानी सामंजस्य यानी समायोजन आसानी से कर सका है। तो हमने देखा कि अभिभावक के दायित्व में उन्होंने अगर उन गुणों का विकास होता है तो बच्चा में आपसी संबंध का विकास होता है। जब आपसी संबंध का विकास होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का वो प्रयोग करता है। अब हम जो बात करते हैं कि सहपाठी या साथी संबंध क्या है, उसके सहपाठी संबंध से क्या आशय है, इसके बारे में हैवी गर्स्ट जी ने कहा है कि सहपाठी के बारे में बात करते हैं। सहपाठी क्या है, जब बच्चा बाहर निकलता है अपने जो विद्यालय में पहुंचता है या पास पड़ोस में अपने मित्र बनाता है, जब मित्र बनाता है तो उसको हम शाब्दिक अर्थ में जानने की कोशिश करते हैं। तो हैवी गर्स्ट ने कहा है कि साथी समूह लगभग समान आयु के लोगों का एक एकीकरण है जो साथ साथ महसूस एवं कार्य करते हैं। जो भी एक समूह है, जो समान आयु के वर्ग के लोगों का एक समूह है जो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं और सब किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों को आपस में करते हैं। हैवी गर्स्ट ने यह कहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो साथी समूह से आशय व्यक्ति के उस छोटे अतरंग हम उम्र समूह से है जो नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मित्रवत होते हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्रियाओं को साथ साथ करते हैं भी हैं। अगर इसका आसार निकाला जाए यही है कि समूह है, हम उम्र है, छोटी उम्र के हों या बड़े उम्र के हों, लेकिन एक समूह के रूप में हम उम्र में होता है और नियमित रूप से वो मिलते जुलते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं। तो इसलिए ये हो गया तुम्हारा सहपाठी। सहपाठी क्या होते हैं। अब संबंध, साथी संबंध की बात की जाए तो साथी संबंध का तात्पर्य साथी समूह के सदस्यों का आपसी संबंध है। जो हमारे सहपाठी है, जो हमारे साथी है, उनके आपसी जो संबंध है वो क्या है, साथी संबंध कहलाता है। यह संबंध क्या करता है, बच्चों के विकास में, विशेष रूप से सामाजिक विकास में
अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के सामाजिकरण में भी सहायक होता है। शादी संबंध होगा तो बच्चे का सामाजिकरण आसानी से हो जाएगा और सामाजिक विकास भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि साथी समूह में क्या होता है, विशिष्ट योग्यता होती है, व्यवहार होता है, तो वो क्या करता है, इसलिए वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया करने के लिए उनके पास समय भी होता है। तो इस प्रकार हम समझे शादी संबंध से आशय। अब बात करते हैं शादी संबंध की क्या विशेषताएं हैं। शादी संबंधों की कुछ विशेषताएं होंगी जो परिवार से अलग होंगी, जो परिवार की विशेषताएं और शादी संबंध की विशेषताएं उनकी सबकी अलग अलग होती हैं। जब बात करते हैं हम शादी समूह की बात करते हैं तो पहला ही जो विशेषता की बात करते हैं तो हम उम्र क्या हो के साथियों के संबंध क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। सक्रिय क्या होते हैं, तो तुमने देखा होगा जब परिवार में बच्चा रहता है तो परिवार के लोगों की उम्र अधिक होने के कारण या संबंध इस प्रकार के कि व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण का अनुभव करता है। परिवार के सदस्यों के साथ वह नियंत्रण का अनुभव करने के कारण अधिक सक्रिय नहीं हो पाता है। जब अधिक सक्रिय नहीं हो पाता है तो क्या करता है, तो उसका समायोजन या उसका जो विकास नहीं होता है। लेकिन हम जब साथियों के साथ जाता है तो वह परिवार की अपेक्षाकृत स्वतंत्र अनुभव महसूस करता है। जब परिवार की अपेक्षा स्वतंत्र महसूस करता है तो वह अधिक सक्रिय होता है। इसलिए कहा गया परिवार की अपेक्षा जो है हम उम्र साथियों के साथ बच्चे ज्यादा सक्रिय होते हैं। दूसरा, समूह के प्रति के बच्चे की आस्था। सक्रियता के बाद आती है आस्था। साथी समूह के बच्चे परिवार की अपेक्षा अपने साथी समूह के प्रति आस्था अधिक रखते हैं और अपने आप को या अपने समूह के नेता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं। वो एक तरह से समूह में आस्था रखते हैं। इसके अलावा बच्चा का जो होता है, हमने बताया कि अनुकरण के द्वारा सीखता है, चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो या शिक्षक के साथ हो। तो जो समूह के साथियों का व्यवहार भी वह क्या करता है, अपने व्यवहार को आदर्श मानता है। साथियों के जो व्यवहार है उनको आदर्श मानता है। उनके द्वारा जो भी उनकी साथियों की चाहे वेशभूषा हो, चाहे आचार विचार हो, चाहे बातचीत हो, जो साथियों का जिस प्रकार का व्यवहार होगा, जिस प्रकार वह रह रहे हैं, तो वो उसी प्रकार के आदर्शों को स्वीकारता है। चाहे वो खेल से संबंधित हो या अचित, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, लेकिन जिस प्रकार का समूह होगा, साथी समूह होगा, उसी प्रकार के वो आदर्शों को स्वीकार करता है। एक तरह से वो समूह के जो नियम होते हैं उनके प्रति अपने आप को निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसलिए समूह के साथियों की मान्यता अन्य लोगों की मान्यता की अपेक्षा को वो अधिक महत्व देता है। इसके अलावा बात करते हैं, चौथा पॉइंट की बात करें, सामाजिक गुणों का निर्माण होता है। साथियों के संबंध के कारण क्या होता है, सामाजिक गुणों के कारण। तो हमने देखा है कि सामाजिक गुण होंगे तभी व्यक्ति आसानी से समाज में अपने आप को समायोजित कर सकता है। और सामाजिक गुण कौन कौन से होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के, जो उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, उसमें के अंतर्गत न्याय होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, आत्मनियंत्रण हो। तो इस प्रकार के जब उसमें सामाजिक गुण होंगे तो क्या होता है, वह अपने आप को आसानी से साथियों के साथ समाहित कर लेता है। तो सामाजिक गुण उसको साथियों से अधिक प्राप्त होते हैं। साथ ही उसकी जो आदतें हैं, जो रुचियां हैं, उसके जो कौशल है, वो जीवन दर्शन का आदि का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम बात करते हैं सामाजिक गुण। तो सामाजिक गुण होंगे तभी वो समाज में अपने आप को समाहित कर सकता है। अब बात करते हैं कि साथ ही जो उसके होते हैं उनसे क्या करता है, वह प्रेरणा और सहयोग भी प्राप्त करता है। जब बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के जब क्रियाकलाप करता है, जब विद्यालय की बात करें तो उसके साथ रहता है, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों को जब करता है तो साथी अगर वो नहीं कर पाता है तो साथियों से प्रेरणा लेकर के और सहयोग लेकर के उन कार्यों को आसानी से कर लेता है। इसके अलावा व्यक्ति जो बच्चे क्या करते हैं कि अपने साथियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव उनको मिलता है, साथियों से दबाव मिलता है। परिवार की अपेक्षा साथियों से अधिक दबाव मिलता है। ये दबाव क्या होता है, दबाव नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। नकारात्मक रूप में किस प्रकार देखा जा सकता है, क्योंकि अगर दबाव होगा तो बच्चे क्या है, कभी कभी
इस प्रकार की स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि मानसिक संतुलन को खो देते हैं। जब मानसिक संतुलन खो देते हैं तो वह समाज में अपने साथियों के साथ समाहित नहीं कर सकते। इस प्रकार की जब दबाव की बात की जाती है तो वह जब उम्र लगभग हाई स्कूल का बच्चा होता है, 10-15 साल का, 14-15 साल का होता है, तो इस प्रकार का दबाव अधिक साथियों पर या बच्चों पर देखा जा सकता है। तो साथियों का दबाव अधिक होता है। बाद में जैसे जैसे प्रकार बड़ा हो जाता है तो वो क्या है, वह कम होता जाता है। इसके अलावा साथियों के संबंध आरंभ में क्या होते हैं, मूर्त रूप लिए होते हैं, लेकिन बाद में अमूर्त हो जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तो वो क्या संबंध किस प्रकार के हो जाते हैं, अमूर्त होते हैं। जब शुरुआती जब जीवन उसका होता है जब, तो वो क्या है, उसके जो संबंध दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे किशोरावस्था में होता है उसके सहपाठियों के साथ संबंध ज्यादा अमूर्त हो जाते हैं, वो हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार हम साथी संबंधों की जो विशेषताएं हैं, इनके आधार पर जो है बच्चे में अपने आप को सामाजिक विकास में या सामाजिकरण में समाज जो महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है और अपने आप को समाजित करता है। इसके जो संबंधों का आधार होता है, एक तरह से लिंग भी होता है, चाहे सामाजिक आर्थिक दशा हो, धर्म हो, जाति हो, रुचि हो, व्यक्तित्व के गुण हैं। ये इस प्रकार की जो विशेषताएं ये क्या साथी के संबंधों का आधार होती हैं। अब बात करते हैं तो ये इस प्रकार की हम विशेषताओं के बाद साथी संबंधों की क्या भूमिका है, बच्चों के विकास में साथी संबंधों की क्या भूमिका है। जब साथी संबंधों की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका। सामाजिक गुणों के विकास में हमने बताया अभी कि सामाजिक गुण होंगे तभी वो अपने आप को अधिक समाहित कर पाएगा। सामाजिक गुण हमने अभी बात बताई थी जिसमें नेतृत्व हो, सहानुभूति हो, सद्भावना हो, न्याय हो, सहनशीलता हो, या साहस हो, या आत्मनियंत्रण हो, इस प्रकार के जो गुण होते हैं तो वो क्या है बच्चों में तो साथियों से अधिक मिलती है। तो इसलिए साथियों का जो भूमिका होती है सामाजिक गुणों के विकास में अधिक होती है। जब बालक समूह में रहता है तो एक दूसरे से क्या करता है, सहयोग करना सीख जाता है। जब वो सहयोग करना सीख जाता है तो वो अपने आप को अपने साथियों से सहयोग करता है और इस प्रकार उसके वो दैनिक जीवन का भाग हो जाता है। वो यह गुण जो है उसके दैनिक जीवन में दिखाई देने लग रखता है और समूह भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। वो कोई भी कार्य हो समूह के साथ करने में वो अपने हित को त्याग देता है और समूह के हित के बारे में अधिक सोचता है। तो इस प्रकार के सामाजिक गुणों के विकास में साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सामाजिक संबंध बनाने में भी भूमिका है। सामाजिक संबंधों के विकास में किस प्रकार है, जब व्यक्ति जब बच्चा या जब बालक अपने साथी समूह के साथ रहता है तो वो भिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करता है। जैसे बालक के जो अपने साथी की बहन को अपनी बहन का दर्जा देता है, या मित्र के जो माता पिता हैं उनके साथ संबंध बना लेता है, वो भी उनको भी अपने माता पिता की तरह समझने लगता है। इस प्रकार उनके अनेक संबंधों को वह स्वीकार करता है और इस प्रकार वो अपने इसका प्रयोग वो अपने परिवेश में अधिक से अधिक करता है। तो इस प्रकार के सामाजिक संबंध वो बना लेता है। तो ये भी एक भूमिका है बच्चों के विकास में, जो है साथियों की भूमिका है। शारीरिक विकास में, और शारीरिक विकास में किस प्रकार है, तो तुम जानते हो ज्यादातर जो गतिविधि है जो शारीरिक खेल जो होता है वो शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल जो है ज्यादातर समूह में होता है, तो समूह में होता है तो वो अपने साथियों के साथ इस कार्य को करता है। तो आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर घर के कहने वाले, परिवार के कहने वालों से बच्चा सुबह जल्दी नहीं जगता है और दौड़ने नहीं जाएगा, लेकिन जब साथी समूह कहेंगे, साथी जाएंगे साथ में, तो वो अपने आप को जल्दी जग करके उनके साथ घूमने, दौड़ने या व्यायाम जैसी क्रियाओं में भाग लेना स्टार्ट कर देता है और विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास करता है और विभिन्न प्रकार के खेलों में अपनी प्रतिभागी के रूप में भाग लेता है। तो इस प्रकार उसके शारीरिक विकास होता है। तो ये मतलब उसके सहपाठी उसके शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा मानसिक विकास में किस प्रकार है, तो बालकों का मानसिक विकास जो साथी समूह के साथ रहता है तो तीव्र गति से होता है, क्योंकि तो समूह में कोई अगर कठिन कार्य भी होगा, जब समूह में वो उस कार्य को दिया जाएगा तो बच्चे के अपनी अपनी जो उसकी कौशल होंगे या उनके जो सोचने की क्षमता होगी
या जो चिंतन मनन करेंगे या तर्क निकालेंगे, तो वो क्या है, समूह में निकालेंगे तो एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के चिंतन और मनन से क्या होता है, तो बच्चे का मानसिक विकास होता है। और शीघ्र ही क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो गंभीर विषयों हैं उन पर भी अपना तर्क चिंतन करने लगता है और इससे तीव्र मानसिक विकास होता है। तथा समूह में उसका जो है साथियों के साथ मानसिक विकास भी आसानी से होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में किस प्रकार होगा, क्योंकि तुम जानते हो हर एक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है और अलग अलग उसके गुण होते हैं। जब जैसे भारत की संस्कृति की बात किया है तो भारत की प्राचीन संस्कृति जो क्या थी, आध्यात्मिक थी, मूल्यों पर आधारित थी। तो अगर उन मूल्यों को अगर वो बच्चे में जब उसके साथ ही और उन मूल्यों को प्रयोग करेंगे या मूल्यों को अपने आचरण में बनाएंगे या अपने चरित्र में उसको धारण करेंगे तो क्या है कि साथी समूह या संगत का असर भी पड़ता है और वो क्या होता है, सांस्कृतिक जो मूल्य हो उसका भी विकास बच्चों में करते हैं। चाहे वो भाई विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं अलग अलग धर्म के, तो वो क्या एक दूसरे के धर्म के बारे में या आर्थिक पृष्ठभूमि उसके बारे में एक दूसरे को समझने लगते हैं और इस प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का वो विकास करने लगते हैं। तो सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है तो वो अपने आप को समाज में आसानी से समाहित कर लेता है। इसके अलावा आता है भाषाई विकास में। भाषाई विकास में क्या है, जब साथी समूह के बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाओं वाले बच्चे भी हो जाते हैं। जैसे कुछ छात्र इंग्लिश के होते हैं, अंग्रेजी की विषय से संबंध रखते हैं, भाषा से संबंध रखते हैं, और कुछ जो है हिंदी भाषा से संबंध रखते हैं या कुछ सिंधी से भाषा से संबंध रखते हैं। जब एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे की भाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक समूह में रहना है तो उनको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो एक दूसरे की जब भाषा को समझते हैं तो बच्चों में क्या होता है, भाषाई विकास होता है। इस प्रकार भाषाई जब विकास हो जाता है तो वह एक दूसरे में आसानी से समूह में अपने आप को सामंजस्य बैठा लेता है और समायोजन की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है और उसके संबंध जो है का विकास होता है। इसके अलावा कौशलों के विकास में, कौशलों के विकास में साथियों की किस प्रकार भूमिका है। कौशलों के विकास में कोई भी कार्य हो समूह में आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे अगर बालक साइकिल चलाना नहीं जानता है या बाइक चलाना नहीं जानता, अगर उसके साथी जानते हैं तो वो क्या है, समूह के बच्चों के द्वारा, साथी बच्चों के द्वारा वो साइकिल चलाना आसानी से सीख सकता है या विभिन्न प्रकार के जो कौशल है उनको आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का कौशल है वो साथी समूह द्वारा सीखने का उसको द्वारा प्रयास किया जाता है तो वो आसानी से उनको सीख जाता है। इस प्रकार ये बच्चों के विकास में साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तभी तो कहते हैं कि बच्चे की संगत का असर उसको पड़ता है। अगर बच्चे के साथी अच्छे होंगे तो बच्चा की जो है उसमें अच्छे विचार आएंगे, अच्छे मूल्यों का विकास होगा और अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों का उसके अंतर्गत निर्माण होगा। अगर उसमें यही चीजें अगर नकारात्मक रूप में अगर हो जाती है, अगर उसके जो सहपाठी हैं अगर संगत सही नहीं है तो वो क्या करता है, उसी प्रकार की अगर उसकी स्थिति बन जाती है तो वो अपने आप को समाज में समाहित नहीं कर सकता है। इसलिए तो अभिभावक का, शिक्षक का दायित्व है कि वो स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दे। तो अभिभावक और शिक्षक किस प्रकार स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक गुण है वह उन साथियों में होने चाहिए, तभी वह बच्चा अपने आप को किसी भी प्रकार की स्थिति में सामाजिक विकास में आसानी से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसको सामाजिक और संवेगात्मक आधार साथियों से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो साथी हैं वही सामाजिकरण के एक तरह से साधन होते हैं। अगर बच्चों में साथी संबंध इस प्रकार के हों कि वह सीखने में बाधा उत्पन्न करे या साथी संबंध की भूमिका इस प्रकार की हो जाए, हस्तक्षेप वाली हो जाए, तो वो क्या होगा, संबंध नकारात्मक हो जाएगा। और नकारात्मक संबंध हो जाएगा तो नकारात्मक का संबंध पर क्या होगा, बच्चे का जो है विकास जो बाधित होगा। इसलिए विद्यालय हो तो वहाँ अध्यापन की दृष्टि से साथी संबंधों का उपयोग होना आवश्यक है। इसलिए परिवार का हो या
शिक्षक का होगा कुछ उसका दायित्व बढ़ जाते हैं कि वह किस प्रकार स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। इसके लिए हम इन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करते हुए जानते हैं कि अभिभावक का दायित्व है पहला कि अपने बच्चों के विषय में जानकारी रखे। मतलब परिवार का मतलब ये नहीं है कि अगर वो विद्यालय जाने लग गया, घूमने फिरने लग गया तो परिवार अपना उस पर से नियंत्रण हटा ले और अपने बच्चों के बारे में जानकारी ना रखे। परिवार का या अभिभावक का दायित्व है कि वह बच्चों को किससे मिल रहा है, किस प्रकार वो दोस्त बना रहा है, किस प्रकार के समूह में वो रह रहा है, तो इस प्रकार के इसके विषय में वो जानकारी रखें। साथ ही अभिभावक जो है उसके साथियों की जो बातचीत है, व्यवहार है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। उसके साथ जो बच्चे रह रहे हैं या उसके साथ आते हैं घर पर, तो उनका वो बच्चे जो है अभिभावक अच्छी प्रकार से उसका निरीक्षण करें और बच्चों को लेकिन बच्चों को उसकी जानकारी न देते हुए इस प्रकार से उसका निरीक्षण करेंगे बच्चों को पता ना हो लेकिन उनके व्यवहार का वो निरीक्षण आसानी से कर सकें। अगर बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार है, बच्चे को उचित परामर्श दें। अगर लगता है परिवार वालों को कि बच्चे का साथी गलत है तो उसको क्या है, तो उसको इस प्रकार का परामर्श दें तो वह आसानी से उस चीज को या अपने साथी को अलग हट जाए या साथी से दूर हो जाए। बच्चे को विश्वास में लेते हुए इस प्रकार के जो कार्य परिवार वालों को करने चाहिए। एक तरह से कही जाए तो सहज रूप में परामर्श देना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक से बच्चे के संगी साथियों के विषय में जानकारी करें, क्योंकि ज्यादातर समूह जब विद्यालय में बनते हैं तो शिक्षक को उसका ध्यान रहता है कि बच्चा किस प्रकार किस प्रकार के बच्चों के साथ रह रहा है और किस प्रकार के संबंध बना रहा है और किस प्रकार की संगत में उसका विकास हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अभिभावक का समय समय पर जो दायित्व क्या है, वह शिक्षक से अपने बच्चों के बारे में और उसके संगी साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहे। इसके अलावा पास पड़ोस के बच्चों की संगत का ध्यान रखें। परिवार वाले जो भी आस पड़ोस के जो संगत है बच्चे की, उसके बारे में भी अपनी जानकारी रखें। इसके अलावा बच्चे के उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करें। अभिभावक का भी दायित्व है कि समय समय पर साथियों के बारे में बातचीत करें और उचित संगत के उसके महत्व के बारे में उसको बताएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में चर्चा करें। एक तरह से नियंत्रित वातावरण इस प्रकार पैदा करना है कि वो साथी संबंध बनाए, तो इस प्रकार के संबंध बनाए कि वो उसमें उसकी जो संगत हो अच्छे बच्चों के साथ अपने सहपाठी बनाए, वो अच्छे बच्चों को बनाए। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण है वो भी सकारात्मक हो, पारिस्थितिक संबंध वाला हो। विद्यालय का जो वातावरण हो वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक उसके अंदर रहता है तो उसके वातावरण को इस प्रकार के बनाने में उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि विद्यालय में किसी प्रकार की नकारात्मक चीजें ना आए और सकारात्मक सारी चीजें उस विद्यालय में हो, चाहे वो अनुशासन से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संबंधित हो। वो क्या है तो विद्यालय का वातावरण एक तौर से दोषपूर्ण मुक्त होना चाहिए। और दोषपूर्ण युक्त विद्यालय होगा तो बच्चे में गलत संगत पड़ेगी और भ्रष्ट आदतों को वो बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसके अलावा शिक्षक सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करें। जब जो शिक्षक अपने आप को शिक्षण का काम करे या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करे तो बच्चों को क्या है सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करें, समूह के रूप में इस प्रकार बांटे तो वह सामूहिक क्रियाएं करें। क्योंकि प्रत्येक बच्चे आपस में एक दूसरे को तभी समझ पाएंगे जब शिक्षक उनसे सामूहिक क्रियाएं कराएगा। क्योंकि एक दूसरे की जो योग्यताएं या आदत है या रूढ़ियां हैं जो भी है, बच्चा तभी परिचित होगा जब सामूहिक क्रियाएं करेगा। इसके अलावा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो। विद्यालय में इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो कि उनको अधिक स्वस्थ आदतों को बढ़ावा दे। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन हो, स्वच्छता से संबंधित हो या श्रमदान से संबंधित हो। इस प्रकार के सामूहिक कार्यों को बच्चों को कराए जाने चाहिए जिससे उसमें अच्छी संगत बढ़े और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा आजकल के युग में तकनीकी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख रहे हो कि तकनीकी का युग है, तकनीकी में विभिन्न प्रकार के जो साधन है, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो या सोशल साइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चों को इस प्रकार की जब चीजों को रखते हैं तो उनको परिवार वालों को या शिक्षक को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो
जो सावधानी है उनका ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का ऐसा ना हो कि वो अच्छा तकनीकी का प्रयोग करते हुए गलत संगत में पड़ जाए या गलत आदतों में वो विकसित कर ले। तो इस प्रकार ये विद्यालय और परिवार मिलकर के ये स्वस्थ जो साथी संबंधों को विकसित करने और बढ़ावा देने में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार के साथी संबंधों की बात करें, विकास की बात करें, समझ की विकास करें, तो स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आज हमने देखा कि सहपाठी संबंध क्या होते हैं, परिवार के क्या दायित्व हैं और साथी संबंधों की क्या भूमिका है और साथी संबंधों जो स्वास्थ्य आदतों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। किसी की कोई क्वेरी हो बच्चे की? आवाज आ रही है? आयुषी, आयुषी, हेलो, हाँ सर।